इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 17.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में एंड हेडिंग 17.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ हार्मफुल CO2 बनती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सेल को लगातार ऑक्सीजन देनी पड़ती है एंड सेल में बनी CO2 को बाहर निकालना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग अलग ग्रुप के एनिमल में अलग अलग होती है और यह मेनली उन एनिमल के हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जी, सीलेंटेटा, फ्लैटबॉम में संपूर्ण बोले तो होल बॉडी सरफेस के द्वारा O2 के साथ CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अर्थवॉर्म अपनी मोस्ट क्यूटिकल तथा इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब का यूज़ करते हैं। मोस्टली एक्वेटिक अर्थोपोडा एंड मोलस्का स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर गिल्स का प्रयोग करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल गैसियस एक्सचेंज के लिए लंग्स वेस्कुलर बैग का प्रयोग करते हैं। वर्टिब्रेट में फिशेस गिल्स का यूज़ करती हैं, जबकि रेप्टाइल, बर्ड एंड मामल लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन के माध्यम से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। मामल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास ह्यूमन के पास एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अपर लिप पर बाहर की ओर खुलते हैं और आगे नाजल चैम्बर होता है। नाजल चैम्बर फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन के द्वारा ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंग्स साउंड को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को निगलते समय ग्लोटिस को एक पतली इलास्टिक कार्टिलेज की बनी झिल्ली मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस भोजन को लैरिंग्स में जाने से रोकती है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब, सीधी ट्यूब है। ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी के मध्य तक जाती है और फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेफ्ट लेवल पर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकस में बार बार डिवीजन होने से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्चरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंक्यूल्स अंत में बहुत ही पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में समाप्त हो जाते हैं। ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कई सारे पतले इरेगुलर बॉल्ड वेस्कुलर बैग जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं, जिन्हें एल्बियोलाई कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्बियोलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क ही लंग्स बनाता है। हमारे दो लंग्स होते हैं, जो एक डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं और इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड लंग्स सरफेस में फ्रैक्शन को कम करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट थोरेसिक लाइनिंग से, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट लंग सरफेस से होता है। कंडक्टिंग पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह पार्ट है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट एल्बियोलाई एंड एल्बियोलाई की डक्ट से मिलकर बना होता है। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्बियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है और एयर में मौजूद फॉरेन पार्टिकल को साफ कर एयर को ह्यूमिड करता है तथा बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच O2 एंड CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन एक्सचेंज पार्ट में होता है। थोरेसिक चैम्बर एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होता है। थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल में स्टर्नम, लेटरल साइड में रिब्स होती हैं एंड लोअर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। थोरेक्स में लंग्स की एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है तो इसका असर लंग्स पल्मोनरी कैविटी पर पड़ता है। ब्रीदिंग के लिए यह अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन
जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींची जाती है एंड CO2 युक्त एल्बियोलर एयर बाहर निकाली जाती है। सेकंड, एल्बियोलर मेम्ब्रेन के इधर उधर गैसेस O2 प्लस CO2 का डिफ्यूजन। थर्ड, ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट। फोर्थ, ब्लड एंड टिश्यू के बीच O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन। फिफ्थ, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल O2 को यूज़ कर CO2 को रिलीज़ करती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो चैप्टर 14 में दिया गया है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवा के लिए आप सबका बहुत बहुत